स्तर पर भी यदि किसान नेता चौधरी चरण सिंह, जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे, उनकी कोई विरासत अपने विचारों में समेटे हुए है तो उसका नाम, उस पार्टी का नाम राष्ट्रीय जनता दल है। माननीय लालू प्रसाद जी अनवरत किसान समाज के छूटे हुए लोग, मजदूर, गरीब, इनकी लड़ाई उन्होंने हमेशा लड़ी और सामाजिक न्याय के उस आंदोलन को धरती पर उतारने का काम किया। जो किसानों की समस्याएं हैं उसका निश्चित रूप से आप लोग के पास पूर्व में से अवलोकन रहा होगा। आप जानते हैं कि किसान चूंकि जमीन से जुड़े हैं, किसानों की समस्याएं कौन कौन सी समस्याएं हैं, और ये उंगली पर गिने जाने वाली समस्याएं हैं। किसी की भी सरकार रही हो, लेकिन किसानों को उन समस्याओं का समाधान अभी तक माकूल रूप से नहीं मिल सका। हाँ, जब हमारी सरकारें रही तो निश्चित रूप से अपेक्षाकृत दूसरे सरकारों की अपेक्षा किसानों पर विशेष ध्यान दिया गया। किसानों के ऋण माफ किए गए। यूपीए 1 की सरकार में, जिसमें माननीय लालू प्रसाद जी देश के रेल मंत्री थे, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस सभी विभागों पर था और उस मंत्रिमंडल पर था। कांति सिंह जी बैठी हैं, उसी मंत्रिमंडल में मंत्री थे और हमारी पार्टी के लोग किसान कृषि मंत्री भी थे, राज्य मंत्री थे। तो राष्ट्रीय जनता दल ने मतलब यूपीए 1 के तहत के समय देश में 65,000 करोड़ रुपया किसानों के ऋण को माफ करने का काम किया था। और ये सरकारें जो अभी आ रही हैं, जो पिछले वर्षों से है, वो लगातार ऋण माफ करने की बात करती रही, लेकिन ऋण किनका माफ किया गया? देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों का, अदानी और अंबानी का, और चंद चुने हुए 10-5 उद्योगपति जो कुछ यहाँ रहे, कुछ विदेश भाग गए पैसा लेकर, उनके ऋण को माफ करने का काम किया गया। लगातार सरकार बोलती रही किसानों के ऋण माफ होंगे, लेकिन क्या ऋण माफ हुआ? ऋण माफ नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में और बिहार के कई आंकड़े ऐसे हैं कि यदि आपके पास आपने 50,000 रुपया लोन लिया और अंतिम किस्त यदि चंद रुपयों का है, 200-400 रुपये का है, तो उसको माफ करके सरकार ने आंकड़ा पेश कर दिया कि इतने लाख किसानों का ऋण माफ कर दिया गया। और वो भी उनके केंद्रीय सत्ता में बैठे लोगों की पार्टी की जो सरकार विभिन्न राज्यों में रही, उन पर भी बहुत चीज छोड़ दिया गया। तो इस तरह से किसानों की समस्याओं को बिल्कुल अनदेखी करने की कोशिश की जाती रही और उद्योगपतियों को, खास सभी उद्योगपति नहीं, उद्योगपति तो माइक्रो इंडस्ट्री चलाने वाले भी उद्योगपति हैं, जो छोटे छोटे उद्योग, लघु उद्योग चलाने वाले लोग, उन लोगों को कुछ नहीं किया गया। बड़े उद्योगपतियों को, जिनके यहाँ 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़ तक के ऋण थे, माफ करने की कार्रवाई की गई। सरकारों की प्राथमिकताएं अलग अलग होती है। जब राष्ट्रीय जनता दल और कोई गठबंधन के साथ सरकार में रहा तो उसकी प्राथमिकता किसान और मजदूर और गरीब हुआ करता था। लेकिन आज जो सरकारें राज्य में और केंद्र में हैं, उनकी प्राथमिकता उद्योग, और उद्योग सभी उद्योग नहीं जो उनको इलेक्शन में लाभ पहुंचा सके, जो उनको आर्थिक, अवैध रूप से आर्थिक लाभ दिला सके, और वैसे उद्योगों को उन लोगों ने प्राथमिकता में रख रखा है। आम जनता की समस्याएं खड़ी की खड़ी हैं, किसानों की समस्याएं विकराल हैं। आज बिहार की धरती पर इतनी बड़ी मात्रा में मक्के की पैदावार होती है। आज 900 रुपये, 1,000 रुपये क्विंटल किसान उसको बेचने के लिए मजबूर है। और जो लोग, ये आज की बात नहीं है, 600 रुपये किलो से शुरू हुआ विगत 10-15 वर्षों के अंदर, और 500-600 रुपये हरियाणा के में लगे हुए उद्योगपति यहाँ से ढो कर मक्का ले जाते रहे, वहाँ पर उत्पादन करते रहे, उसमें मूल्य संवर्धन करते रहे। पैसा, असली पैसा उन लोगों ने कमाया, 600 का खरीद कर मूल्य संवर्धन करके
2600 में बेचा। पशु चारा बनाया, कॉर्नफ्लेक्स बनाया और विभिन्न तरह के उत्पादों के माध्यम से देश और विदेश को सप्लाई किया। लेकिन बिहार में 15 वर्षों से बैठी हुई सरकार ने इतने वर्षों में कोई उद्योग नहीं लगाया जो कि बिहार के खगड़िया से लेकर किशनगंज तक के जो क्षेत्र है जहां पर सड़कों पर मक्के को सुखाया जाता है, वैसे क्षेत्र में कोई उद्योग लगाया गया होता तो शायद इस राज्य का बहुत बड़ा कल्याण, इससे आर्थिक समृद्धि हुई होती। उसी तरह गेहूं का बड़ा उत्पादन क्षेत्र है, चावल का बड़ा उत्पादन क्षेत्र है और सब्जी का उत्पादन क्षेत्र है, लेकिन किसान अपनी ऊपर इंद्र भगवान की ओर ऊपर देखकर अपना काम चला रहा है। सरकारें जब बारिश होती है और धान की फसल अच्छी होती है तो सरकार अपना पीठ ठोक के बोलती है कि बिहार में उत्पादन बढ़ गया। सिंचाई आपने कितना बढ़ाया, नहर आपने कब खोले और कब सिंचाई की व्यवस्था हुई, कितने नहरों का निर्माण हुआ आपके कार्यकाल में, किसानों तक क्या क्या पहुंचा, इन बातों का जिक्र किए बिना और जब सूखा पड़ा तो उसके बाद माथा पर हाथ रख के सरकार कहने लगती है क्या करें, ये तो प्रकृति की देन है। तो प्रकृति पर ही सब कुछ निर्भर है तो आप क्यों वहां बैठे हैं? सरकार का काम है कि प्राकृतिक प्रकोपों से उबारने के लिए काम करे और जब बारिश नहीं हो तो सिंचाई की व्यवस्था कैसे दुरुस्त हो, ये सरकार की जिम्मेदारी है। जब बारिश हो ही जाएगी तो इसमें सरकार का क्या कंट्रीब्यूशन है? सरकार ने कौन सा कमाल कर दिया कि बारिश हुई और फसल हुई? लेकिन हम लोग उनके द्वारा पेश किए गए कुतर्कों से बहुत सारी बड़ी संख्या में लोग कन्विंस भी हो जाते हैं, क्योंकि सरकार आंकड़ों का खेल खेलती है, बाजीगरी करती है और किसान को भ्रमित करने की। लेकिन असली सूरत किसान को जब झेलना पड़ता है कि जब उत्पादन मूल्य 100 रुपया है और जब हम बाजार में बेचने जाते हैं तो 90 रुपया मिल रहा हो, 10 रुपये का घाटा, तो ऐसी स्थिति में उस किसानों को सोचने की जरूरत पड़ जाती है। देश में मिट्टी की उर्वरा शक्ति बहुत है, प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन उसमें जो कुछ ऐड किया जा सकता है वो सरकार की योजनाओं में शामिल होना चाहिए। कहीं खाद की बिक्री, बीज की बिक्री, हर जगह नकली खाद, नकली बीज और उसके ऊपर से काला बाजारी, इन तमाम चीजों से किसान त्रस्त है। सरकार की ओर से इन चीजों को रोकने और बेहतर बनाने की जो कोशिश होनी चाहिए थी 15 वर्षों में नहीं हुई। इसलिए हमारी पार्टी का यह एजेंडा होना चाहिए। आपके हर क्षेत्र में अलग अलग एजेंडा हो सकता है, लेकिन मुख्य एजेंडा पार्टी की ओर से यह है कि किसानी खतरे में है, किसानियत खतरे में है और उस खतरे से उसको कैसे बचाया जाए। देश का अन्नदाता सिर्फ आसमान की तरफ देखकर देश को खिला नहीं सकता है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि एक सलाई, एक माचिस भी यदि हम खरीदते हैं तो हम टैक्स पे करते हैं और उसी टैक्स के पैसे से इन तमाम तरह की सुविधाओं को सरकार को देना है। लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भागती रही है और किसानियत, कृषि इनकी प्राथमिकता में नहीं रही है। इसलिए हम लोग को आने वाले दिनों की योजना को तैयार करने के लिए, आने वाले दिनों में किसानों को लाभ पहुंचे, देश का किसान खुश होगा, समृद्ध होगा तो देश में समृद्धि आएगी, क्योंकि 80% किसान और कृषि पर आधारित यह राष्ट्र, जिसको कृषि प्रधान राष्ट्र बोलते हैं, यह है। इसलिए कृषि आधारित उद्योग को जो बढ़ावा मिलना चाहिए था, योजनाबद्ध तरीके से कृषि उत्पादों के संरक्षण के उपाय किए जाने चाहिए थे सरकार की ओर से। इन तमाम मोर्चों पर सरकार फेल है। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि आप जिलाध्यक्ष और प्रधान महासचिव अपने अपने जिलों में ऐसी मजबूत टीम बनाइए जिसमें किसानियत के प्रति सोच हो, सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए नहीं, उनको ये सोच हो और जो मूल समस्याएं हैं, जिन समस्याओं की चर्चा आप करें तो पूरे जिले के किसान सेंसिटाइज हो जाएं, संवेदनशील हो जाएं कि हाँ सही उठा रहे मामला। चाहे वो समस्तीपुर
और वैशाली के तंबाकू का मामला हो, तंबाकू उत्पादन का, या फिर सहरसा, मधेपुरा और खगड़िया में जो मुख्य फसल है मक्का, उसके उत्पादन का मामला हो, उसमें क्या समस्याएं हैं, क्यों किसान को मूल्य नहीं मिल पा रहा है, क्यों कृषि आगे नहीं बढ़ पा रही है, इन तमाम बातों को आपको बारीकी से ऑब्जर्व करके और आपको एजेंडा तैयार करना होगा और उन्हीं एजेंडों पर आपकी लड़ाई चलेगी। अपने अपने जिलों में नोखा और सासाराम के इलाके में धान की खेती ज़्यादा होती है, तो वहाँ धान का मुद्दा होगा। बेतिया इलाके में जिस चीज़ का भी उत्पादन होता है, सभी इलाके के गन्ना का उत्पादन होता है, वहाँ पर जो गन्ना उत्पादक किसान हैं उनसे सरकार ने एक बॉन्ड लिखवा लिया। बॉन्ड ये लिखवा लिया कि अपना गन्ना का उत्पादन करने के बाद फलाना कंपनी को अपना गन्ना देंगे। जब गन्ना देने जाता है तो 20 क्विंटल गन्ना को 10 क्विंटल जोखता है, उसका तौल देता है और उसी आधार पर पैसा देता है। सहकारिता मंत्री रहते हुए हमने उसमें कुछ पहल की थी और हमने उस समय हम लोगों ने सरकार मुख्यमंत्री को समझाया था कि आप इनको बॉन्ड से फ्री कर दीजिए और सहकारिता के माध्यम से हर पैक्स में, उस इलाके के हर पैक्स में हम गुड़ उत्पादन का उद्योग लगाएंगे और उस गुड़ उत्पादन, यदि चीनी मिल वाले जाति करेंगे तो किसान गुड़ उत्पादन करके और उसको बेचेंगे ताकि किसान को किसी का गुलाम नहीं होना पड़े। वही चंपारण की धरती है जहाँ पर नील की खेती महात्मा गांधी के ने जो आंदोलन शुरू किया था नील की खेती, उसके बैकग्राउंड को समझे। अंग्रेजों ने कहा कि हर खेत में नील का उत्पादन होगा। जब सब लोग किसान लोग सारा काम छोड़ के नील का उत्पादन करने लगे तो उसका मूल्य का निर्धारण अंग्रेज करने लगे। वो किसानों के ऊपर नहीं छोड़ा गया और नतीजा हुआ कि गुलाम की तरह वहाँ के जो किसान थे नील का उत्पादन करते थे और जितना प्रॉफिट था सब अंग्रेज ले जाता था और वो मजदूर की तरह अपने खेत में काम करते रहते थे। ये उसी तरह का पहल है, इसका वहाँ विरोध होना चाहिए और वहाँ पर जो बॉन्ड सरकार और कंपनी और किसान के बीच जो बना है उस बॉन्ड की खिलाफत होनी चाहिए, उसको टूटना चाहिए। इसी तरह की समस्याएं अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हैं कि आप अपने अपने इलाके के कृषि उत्पादों पर क्या समस्याएं हैं उसका सही अवलोकन करके और उसके साथ साथ हमें कृषि मजदूरों को भी नहीं भूलना है। जिन लोगों को हम बटैया पर खेत देते हैं, जो लोग बटैया पर खेती करते हैं, राष्ट्रीय किसान आयोग की सूची में वो भी किसान हैं, इसलिए किसान की परिभाषा के अंदर वो भी आते हैं। इसलिए उन लोगों को भी आप अपने संगठन में स्थान दें, उनके नेताओं को और संगठित क्षेत्र के मजदूर नेताओं को भी इसमें आप शामिल करें, ये हमारी राय है, ताकि एक सॉलिडरिटी बने, एकजुटता बने, एक रूपता बने, ताकि आपकी लड़ाई धारदार हो। मेरा मानना है कि किसी भी संगठन, किसी भी पॉलिटिकल संगठन के अंदर जो किसान संगठन है वो चाहे तो वही पूरा कमान उठा सकता है। पूरे राज्य में किसानों की संख्या 80% है, तो फिर मैं कहना चाहता हूं कि यदि कृषि मजदूरों को जोड़ दें तो 90% हो जाएगी। तो इससे बड़ा संगठन और क्या हो सकता है। सिर्फ संगठित करने की जरूरत है, पिरामिडल स्ट्रक्चर बनावे। आप नीचे जा रहे हैं, राज्य ने जिला में चुन चुन कर आप जैसे व्यक्तित्व को निखार कर लाने का काम किया। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि यूं ही किसी को ऑबलाइज करने के लिए अध्यक्ष और प्रधान महासचिव नहीं बनाना है। आपको प्रखंडों में जाकर वहां की वस्तु स्थिति को समझकर और वहां भी आपको इसी तरह का चुनना है। आप पहले अपना जिला संगठन बनावें और जिला संगठन से लेके और पंचायत और ये बूथ संगठन तक ये संगठन जा सकता है। बूथ स्तर तक आपका संगठन होना चाहिए। और इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि माननीय लालू प्रसाद जी के दिशा निर्देश पर और माननीय तेजस्वी प्रसाद जी के नेतृत्व में जो यह तय किया गया है कि संगठन बनाते समय हम आरक्षण का ख्याल रखें, तो पूरा ध्यान देना होगा कि 45% आरक्षण जो अति पिछड़े और दलित भाइयों के लिए है उसमें कोई हकमारी नहीं होनी चाहिए। और जो बचा हुआ हिस्सा है उसमें भी आपको सबको लेकर चलना होगा। यह पार्टी की हिदायत है
कि आप 2 स्टेप यदि आप कर रहे हैं कि हम 30 साल से पार्टी के साथ हैं और हमारे ही ऊपर पार्टी टिकी हुई है, तो मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि पार्टी से जो लोग चले गए वो किन कारणों से चले गए, आपके व्यवहार से, हमारे व्यवहार से, इस बात की ही समीक्षा करना हमारा और आपका कर्तव्य है। यदि पार्टी को फिर से सत्ता में लाना चाहते हैं और किसानों के हित की बात करना चाहते हैं, तो आपको पीछे मुड़कर देखना होगा कि कौन से भाई हमारे छूट गए हैं, किनके साथ हमसे धक्का धुक्की हो गया और किनकी हकमारी हमने कर दी है। 2 स्टेप पीछे भी रहेंगे तब हमारी सत्ता आएगी। यदि आगे हम ही रहेंगे और किसी को नहीं आने देंगे, तो मैं आपको कह सकता हूं, पार्टी के प्रधान महासचिव होने के नाते यह पार्टी हित में नहीं हो सकता। इसलिए पार्टी का जो निर्देश है उसको पूरी तरह पालन करें और 45% का ध्यान रखें। हर स्तर पर नीचे और ध्यान दिया जाएगा। जो बूथ कमेटियां बनाएंगे और जो आप पंचायत की कमेटी बनाएंगे, हो सकता है कि वहां आबादी के हिसाब से किसी की संख्या बहुत ज्यादा, किसी की संख्या थोड़ा कम, आप कम को भी नहीं छोड़िए। जहां पर 10 घर 20 घर भी है उसको भी शामिल कीजिए। जो ज्यादा है उनको रेशियो ज्यादा दीजिए। ये पंचायत और बूथ स्तर पर चलेगा, लेकिन आपको आपके संगठन में समग्रता दिखनी चाहिए। आपके संगठन में वो दिखना चाहिए कि आप बूथ के हर स्तर पर पहुंच गए। एक बूथ पर एवरेज 1000 का वोटर होता है। 1000 वोटर के पास आप पहुंच गए। इस माध्यम से ये आपका लक्ष्य होना चाहिए और ये समय की कमी है। 1 महीना के अंदर आपको सारा संगठन दुरुस्त कर लेना है। बूथ तक यदि नहीं कर पाए तो आप समझ लीजिए कि हम लोग का बहुत बड़ा, इस संगठन की बहुत बड़ी कमजोरी रह जाएगी। आप पंचायत तक पहुंच गए और आप सोच रहे हैं कि हम बूथ तक पहुंचने में हम किसी दिन पहुंच जाएंगे। सबसे ज्यादा समय और सबसे ज्यादा ध्यान बूथ पर हमको देना है। इसलिए आप पंचायत तक बनाकर और निश्चिंत नहीं रहें, बूथ तक पहुंचे और बूथ तक कितने सदस्य बनेंगे, कमेटी क्या बनेगी, उसका निर्धारण अध्यक्ष जी से मिलकर हम लोग बात करके और एक पॉलिसी बना दी जाएगी। उस आधार पर आप लोग को काम करना है। हम इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम नव नियुक्त पदाधिकारियों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और मंच पर बैठे हुए तमाम हमारे डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट सभी पदाधिकारियों का पार्टी की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हुए और अपनी बातों को हम विराम देते हैं। जय राष्ट्रीय जनता दल, जय किसान।